नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण में। और आज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आचार्य रघुनाथ दास त्रिपाठी जी, ज्योतिर्वेद, जो कि आज हमें काफ़ी अहम मुद्दों पर जानकारी देंगे। हमारे जीवन में जो परेशानियां, जो दोष कहीं ना कहीं ग्रहों की वजह से आ जाते हैं, वो दोष कैसे सही हो सकते हैं और किस वजह से आते हैं, ये सब हमें बताएंगे आचार्य जी। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, ग्रहों को लेकर तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, काफ़ी जानकारी भी आपने दी है ज्योतिष को लेकर। क्यों ना आज वास्तु को लेकर थोड़ा सा ज्ञान आपसे लिया जाए। वास्तु दोष, लोग कहते हैं कि वास्तु दोष अगर है तो प्रॉब्लम बहुत आती हैं, काम रुक जाते हैं, जीवन में अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बेसिकली वास्तु है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है, जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी मिलने लगे, कपड़ा मिलने लगे तो फिर आदमी को रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। और ज़िंदगी में कभी कभार बहुत परिश्रम करने के बाद एक बार व्यक्ति मकान को बना पाता है। तो आजकल जो मकान बन रहे हैं, बहुत कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और वास्तुशास्त्र को दृष्टि में रख करके ही मकानों का निर्माण प्रायः शहरों में कराया जा रहा है। प्राचीन काल में बिना वास्तुशास्त्र के कुछ नहीं किया जा सकता था। केवल हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे देश की वास्तुकला बहुत प्रभावित की है लोगों को। और आज भी ये फेंग शुई हो या कुछ भी हो तो हमारे देश की ही देन है। इसलिए वास्तुशास्त्र का जानना बहुत आवश्यक है। वास्तु का अर्थ होता है वास्तव में मकान की व्यवस्था, कहाँ हम कैसे बनाएं और किस दिशा में हम बैठें, हमारी रसोई कहाँ हो, लेट्रिन रूम कहाँ हो, शयन कक्ष कहाँ हो, अध्ययन कक्ष कहाँ हो, स्नानागार कहाँ हो, ये सब पहले से बताया गया है। और वास्तुशास्त्र का निर्माण हमारे यहाँ दिशाओं को लेकर के हुआ है, किस दिशा में क्या करने से लाभ हो, इसके लिए वास्तुशास्त्र का निर्माण प्राचीन काल में किया गया है। कई विद्वानों ने वास्तु पर बहुत कुछ कहा है। मोटा मोटी सबसे पहले यदि हम वास्तुशास्त्र पर बोलना चाहें तो ज़मीन का परीक्षण है, मृदा परीक्षण उसको कहते हैं। ज़मीन का परीक्षण करना चाहिए, प्लाट ले लिया जाए, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जब पहले से प्लॉटिंग हो गई है तो मनमाना ज़मीन हम खरीद नहीं सकते। जो हमने ज़मीन ले लिया है, पहले उसको लें तो 1 हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा करके उसमें पानी भर दें और प्रातःकाल देख लें कि उसकी स्थिति क्या है। यदि जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जल बचा है तो भी कोई बात नहीं। यदि बीच से कुछ दरारें पड़ जाती हैं तो चाहिए कि किसी अच्छे विद्वान को बुला करके कुछ पूजा पाठ करवा करके तब उसका निर्माण हम शुरू करावें। तो ये प्रथम परीक्षण तो इसका हो गया, इसको कहते हैं मृदा परीक्षण, भूमि परीक्षण। अब रही बात हम कब निर्माण करें, तो निर्माण के लिए भी हमारे यहाँ मुहूर्त दिए हुए हैं और उन मुहूर्तों के माध्यम से ही हम निर्माण करें। जो आधाधुन निर्माण होता चला जा रहा है, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण या सिनेमा घर का निर्माण, औषधालय का निर्माण या विद्यालय का निर्माण, तो इसमें बहुत वास्तु नहीं माने रखता है। लेकिन जो निजी निवास हम बनाते हैं अपने रहने के लिए, उसमें तो मुहूर्त का ध्यान देना ही चाहिए। अच्छे मुहूर्त में यदि हमने प्रारंभ किया है और ज़मीन अच्छी है, तो यदि पैसा नहीं है, अभाव है, तो भी कहीं ना कहीं से मकान का निर्माण हो ही जाएगा। इसलिए दूसरी बात हुई मुहूर्त का। और जब मुहूर्त हमारा निकल जाए तब उसको हम किसी विद्वान के द्वारा फिर अच्छे ढंग से नींव पूजन करवाएं और नींव पूजन करवाने के बाद तब हम मकान का निर्माण कराना शुरू करें। ये ध्यान देना चाहिए, चारों दिशाएं हैं और 4 दिशाओं में उप दिशाएं कही गई हैं, जिसमें अग्नि कोण है, ईशान कोण है, नैऋत्य कोण है, वायव्य कोण है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि रसोई जो हमारी हो, किचन जो हमारा हो, वो अग्नि कोण में ही हो। अग्नि कोण में अग्नि का निवास होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक अग्नि कोण में ही किया जाए। ईशान कोण में हमें पूजा पाठ करना चाहिए, जो पूर्व और उत्तर का कोण है। ईशान कोण में हम पूजा पाठ करें। नहीं ऐसा बन सकता है तो कम से कम ऊपर में कोई व्यवस्था कर दें, गणेश जी का चित्र लगा दें, या एक छोटा सा मंदिर, आजकल तो छोटे छोटे मंदिरों का भी निर्माण लोग करने लगे हैं, वहाँ पर बनवा दें। घर का जो पानी हो वो किस दिशा में निकले, चाहिए तो पूर्व और उत्तर दिशा में। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो कम से कम पूर्व उत्तर अपने घर में ही कहीं गड्ढा आदि करके और पानी उसी दिशा में जाना चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण इस तरह से करें कि चढ़ते समय हमारा मुख पश्चिम को हो और उतरते समय पूरब को हो।
और जो घुमाव उसका हो वो सदैव दाहिने हो, राइट ही घूमना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, विषम में भी 13 नहीं होना चाहिए। विषम का अर्थ है 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21 इस तरह से। तो ये हो गई हमारी सीढ़ियाँ और ये हो गया किचन और पूजा घर। इस तरह से विशेष जानकारी के लिए फिर यदि कोई संपर्क करें तो इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। चलिए, मतलब वास्तु को लेकर भी काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को दी जा सकती है। अभी तो सिर्फ आपको बेसिक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, लेकिन अगर आप कोई घर, मकान, दुकान आदि का निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए आचार्य जी के मार्गदर्शन में, तो आप करवा सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक बात और बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बुलाना चाहता है अपने घर पर, अपने मकान, दुकान, प्लॉट, फैक्ट्री आदि में कि भाई आके वास्तु चेक कर लो, तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव है, लेकिन कम से कम 3 महीना पहले समय लेना पड़ेगा। 3 माह पूर्व यदि ऐसा सूचना देते हैं और समय रख देते हैं तो सेवा कर सकते हैं, नहीं तो इनको हमारे निवास पर आना पड़ेगा और वहाँ हम अच्छे से समाधान करेंगे। वहीं पर नक्शा लेकर जी, नक्शा लेकर के आ जाएं और वहाँ हम बता देंगे। चलिए, तो 3 महीने पहले से ही आपको वास्तु विजिट की बुकिंग करवा लेनी होगी आचार्य जी से, क्योंकि आचार्य जी का समय काफ़ी बिजी रहता है। अगर आपको ऐसा कुछ है कि आप वास्तु विजिट चाहते हैं, आचार्य जी को बुलाना चाहते हैं, तो 3 महीने पहले से आप अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अच्छा आचार्य जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे वास्तु को लेकर, तो वास्तु जुड़ा हुआ एक सवाल और है दिशाओं के बारे में। कितना महत्व है दिशाओं का? दिशाओं का वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व है। इतना महत्व है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। तो जैसे जिसका नाम है वैसे उसका गुण भी है। अग्नि कोण में अग्नि से संबंधित कार्य करना चाहिए, नैऋत्य कोण में भारी भरकम सामान रखना चाहिए, वायव्य कोण में जैसे वायु की दिशा है उस दिशा में हम लैट्रिन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं, और ईशान माने ईश माने भगवान, वो भगवान की दिशा है, वहाँ हम पूजा पाठ करें। और जो पूर्व दिशा है सबसे महत्वपूर्ण, घर में पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा से प्रकाश घर में अवश्य आना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। आजकल तो तमाम उपाय चल गए हैं, कहीं ना कहीं से हमको एक खिड़की जरूर पूर्व से दे देनी चाहिए। तो बिना दिशा के यदि वास्तु का निर्माण होगा तो उसका बहुत असर पड़ेगा, और यदि दिशा युक्त हम वास्तु का निर्माण करते हैं तो उन दिशाओं के माध्यम से कम खर्चे में और थोड़े ही पूंजी में हम अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, दिशाओं के माध्यम से मकान बनाकर। चलिए, तो यहाँ पर दिशाओं का बहुत महत्व है, और मुझे लगता है कि हमारा मेन गेट किस दिशा में है ये भी मायने रखता है काफ़ी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेन गेट जहाँ तक हो सके वो दक्षिण में नहीं होना चाहिए। सबसे उत्तम पूर्व माना गया है, मध्यम उत्तर माना गया है, फिर पश्चिम, जहाँ तक हो सके दक्षिण ना रहे। यदि कॉलोनियाँ इस तरह से बनाई गई हैं कि दक्षिण दिशा में ही हमें दरवाज़ा करना है, गेट है, तो उसके लिए वास्तु दोष नाशक एक यंत्र आता है, उसको लगा दे, और कहीं ना कहीं से ऊपर में काला झंडा लगा दे, या उधर जितनी खिड़कियाँ हों उसमें काला पर्दा लगा देना चाहिए, गेट में कुछ काली वस्तु कर देनी चाहिए, वो यमराज की दिशा है। तो बहुत कुछ कुप्रभाव से हम बच सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं आचार्य जी कि उस कुंडली जो आप बनाते हैं उसमें ग्रहों को लेकर तो है ही इंफॉर्मेशन, क्या व्यक्ति के वास्तु दोष जो लगा हुआ है, वास्तु दोष जो उसको परेशान कर रहा है, क्या उसकी भी जानकारी होती है कुंडली में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसको हम चतुर्थ स्थान से देख सकते हैं। यदि किसी के चतुर्थ स्थान में खराब ग्रह बैठा हुआ है, चौथा स्थान जिसको कहते हैं, वहीं से हम मकान देखते हैं, वहीं से वाहन भी देखते हैं, माता का सुख भी देखते हैं, और भी तमाम बातें उससे हम विचार लेते हैं। यदि चतुर्थ स्थान में कोई पापक ग्रह बैठ गया है तो वास्तु दोष उसके मकान में हो ही जाएगा, चाहे जितनी सावधानी करें। तो उसको हमें देखना चाहिए कि चतुर्थ हाउस में हमारे अच्छे ग्रह बैठे हैं कि खराब ग्रह बैठे हैं। यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं तो ठीक है, खराब ग्रह बैठे हैं तो वास्तु दोष आ जाएगा। तो उनकी हमें शांति कर लेनी चाहिए, उपाय कर लेना चाहिए, और उपाय करने से शांति मिलेगी, इसकी शास्त्रों ने गारंटी दिया है। कोई भी ऐसा है नहीं हमारे यहाँ शास्त्रों में कि जो उससे कुछ हो न जाए यदि हम उपाय करते हैं तो। चतुर्थ स्थान में यदि क्रूर ग्रह राहु आदि बैठा है, शनि बैठ गया है तो मकान बनना मुश्किल हो जाता है। दसम स्थान में यदि बृहस्पति चतुर्थ को देख रहा है तो निश्चित उसको मकान का सुख मिल जाएगा। मंगल भी मकान का सुख देता है, चंद्रमा भी मकान का सुख देता है। हाँ, वहाँ बृहस्पति की उपस्थिति, वहाँ राहु की उपस्थिति, वहाँ केतु की उपस्थिति ये बाधा डालती है। तो यदि कुंडली में इस तरह के ग्रह बैठे हैं तो मान लेना चाहिए
कि जब भी कभी वो मकान बनावेगा तो वास्तु दोष रहेगा, इसलिए इन ग्रहों की शांति करा करके ही मकान का निर्माण करावें तो वास्तु दोष से मुक्त रहें। आचार्य जी, अब आपसे बात करना चाहूंगी मंगली दोष को लेकर। कहते हैं मंगली दोष विवाह में बहुत दिक्कत करता है, मंगली दोष और भी काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मंगली दोष उत्पन्न कैसे होता है और दिक्कत और क्या क्या इससे फेस करनी पड़ती हैं? ऐसा है, ये मंगल ग्रह पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और जो भी सुख शांति हमको मिलती है वो पृथ्वी के माध्यम से ही मिलती है। चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे हमारा व्यवसाय हो, हम लोग आखिर घूम फिर के रहते हैं पृथ्वी पर ही और पृथ्वी का ही ये पुत्र है। इसलिए मंगल को देखना कुंडली में बहुत आवश्यक है। जब किसी की भी कुंडली बन जाए तो उसमें ये ध्यान देना चाहिए, बहुत सामान्य पढ़े लिखे लोग भी इसको जान सकते हैं। पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें में और 12वें में यदि बैठ जाए तो इसको मंगली कहते हैं। लेकिन प्रथम स्थान का मंगल, चतुर्थ स्थान का मंगल और 12वें स्थान का मंगल बहुत खतरनाक नहीं है, वो 40%, 60% इस तरह से है। 7 और 8 स्थान का जो मंगल है ये बहुत खतरनाक है। यदि 7 और 8 स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली जरूर मिला लेनी चाहिए। इसी तरह से यदि कन्या के भी कुंडली में हो तो विवाह करना चाहिए, या कन्या के कुंडली में ऐसा है तो वर के कुंडली को मिला लेना चाहिए। कुछ हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ विद्वानों ने बढ़िया बात भी बताई है और ये बताया है कि मंगल नगण्य हो जाता है। जैसे नमंगली मंगल राहु योगे नमंगली केंद्रगते बृहस्पति, यदि मंगल के साथ में राहु बैठा है तो उसका दोष कम हो जाता है। लेकिन हमारी अपनी ये मान्यता है कि मंगल कोई चकमा देने वाला ग्रह नहीं है कि हम इसको नकार करके आगे बढ़ जाएं। ये निश्चित है कि जो मंगल का फल है पूर्ण रूप से ये लिखा हुआ है कि यदि 7-8 में किसी के मंगल है और बिना मंगली के विवाह कन्या का हो गया तो आगे चल करके उसको वैधव्य जीवन जीना पड़ सकता है। और इसी तरह से यदि किसी वर के कुंडली में है तो उसको आगे चल करके विधुर जीवन जीना पड़ सकता है। तो ये तो नहीं घटना घटेगी। यदि मंगल के साथ राहु बैठा है तो ना उसको विधवा होना पड़ेगा, ना इनको विधुर होना पड़ेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य तो मंगल नहीं ही आने देगा। कहीं ना कहीं से दोनों लोगों में तनाव बना रहेगा, लड़ाई होती रहेगी, या आगे चल करके संतान में भी बाधा आवेगी। इसलिए मंगली दोष की निवृत्ति करके जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो कुंडली ही मिला लेना चाहिए। बहुत सारे उपाय हमारे यहाँ लिखे गए हैं और भारत के धरती पर तो ऐसे ऐसे स्थान, उज्जैन में मंगल का पवित्र स्थान है जहाँ जा कर के लोग पूजा पाठ करवा लेते हैं, उससे कुछ तो शांति मिलती ही है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक मंगली का विवाह मंगली से ही करना चाहिए। जहाँ ये मंगली है किसी भी तरह से 1, 4, 7, 8, 12 में किसी में से भी एक में बैठा हो तब करना चाहिए। और ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ कठिनाई, कुछ ना कुछ असंतोष तो दाम्पत्य जीवन में बना ही रहेगा। चलिए, तो मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि ज्योतिष में मंगली दोष का एक वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर मंगली दोष कुंडली में है तो हमको इसको मतलब बहुत नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल 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 नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मंगली दोष बहुत बड़ी बात है। ये वैवाहिक जीवन में बहुत असंतोष लाता है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से मानना चाहिए। मंगली का विवाह मंगली से ही करना चाहिए और छोटे छोटे उपायों से नहीं। उपाय तो बाद में कि यदि किसी का हो गया है तब तो उपाय जरूरी है, यदि विवाह नहीं हुआ है तो जरूर इसका विचार कर लेना चाहिए। ज्योतिषी अगर हम ज्ञान की बात करें, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है ज्योतिष दर्पण, जो कि ज्योतिष का आईना एक दिखाता है, तो ज्योतिष का ज्ञान लोगों को कितना होना आवश्यक है आज के इस वक्त में? थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबको ज्योतिष का हो ही जाना चाहिए। और ज्योतिष का ज्ञान जैसे तिथियों का ज्ञान होना चाहिए, ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए, नक्षत्रों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब हमें ज्योतिष सिखाता है, दर्पण सिखाता है। जैसे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में शीशा ना हो, और बिना शीशा के किसी का काम नहीं चलता है, और जहाँ तहाँ तो लोग पॉकेट में भी लिए रहते हैं। तो जितना आवश्यक हमारे जीवन में उस दर्पण का है, उस शीशे का है, उतना ही आवश्यक हमारे जीवन में ज्योतिष दर्पण का है।
जैसे उस शीशे के द्वारा सवेरे से लेकर के और शाम तक हम कई बार अपना चेहरा देखते रहते हैं और उसमें जो भी हमको कमी दिखाई पड़ती है सुधारते रहते हैं, ऐसे इस दर्पण में भी ना प्रतिदिन तो कम से कम महीने में एक बार जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। नक्षत्र तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति 27 नक्षत्रों को जान सकता है, ग्रहों को जान ही सकता है। सूर्य चंद्र मंगल ये 7 वार हैं और ये 7 वार तो सबको पता ही है। संडे मंडे सब लोग जानते हैं, इनको लोग दिनों के माध्यम से जानते हैं, ये हमारे ग्रह हैं। तो इन ग्रहों को हम जान लें। रविवार लाल रंग है तो कम से कम इतना तो हम जान ही लें कि रविवार को लाल वस्तु का प्रयोग कर लिया करें, सोमवार को सफ़ेद वस्तु का प्रयोग करें, मंगलवार फिर वही लाल आ गया, लाल वस्तु का प्रयोग करें, बुध को हरे रंग का प्रयोग कर लिया करें, बृहस्पति पीला है, शुक्र सफ़ेद है, शनि काला है, राहु केतु को भी हम काला ही मानते हैं। तो छोटी मोटी बातें तो सबको जाननी चाहिए और कम से कम इन वारों से हम परिचित ही हैं, इनके रंगों से हम परिचित हो जाएं। और यदि इनके रंगों से परिचित हो जाते हैं, उन वार में उन रंगों के माध्यम से हम कुछ करते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को सरलता से सुखी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ज्योतिष के बारे में तो काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि हम कहते हैं कि ये शुभ समय नहीं है इस काम को करने का, ये नक्षत्र देखना ज़रूरी है। तो नक्षत्र और ये काल क्या है? काल माने होता है समय, नक्षत्र तो नक्षत्र है ही। आकाशीय पिंड में 27 नक्षत्रों की गणना ही नहीं है, प्रतिष्ठा है। ये 27 नक्षत्र कल्पित नहीं हैं, इनको देखा जा सकता है। इनके विधिवत क्षेत्र हैं, इनका एक मंडल है, इनका एक समूह है और नक्षत्रों के अलग अलग अपने स्वरूप हैं। आजकल इस वैज्ञानिक युग में तो जगह जगह तारा मंडल बना दिए गए हैं, नक्षत्र मंडल बना दिए गए हैं, तो नक्षत्रों को हम जान सकते हैं। नक्षत्रों के माध्यम से ही गर्मी पड़ती है, नक्षत्रों के माध्यम से ठंडी पड़ती है, ओले पड़ते हैं, वर्षा ऋतु होती है। तो नक्षत्र हमारे 27 हैं और ये 27 नक्षत्रों को और 12 राशियों को और नवग्रहों को जोड़ दिया जाए तो एक अच्छी संख्या हमें मिल जाती है 108 की, और 108 में कर देते हैं तो 9 का पूर्णांक संख्या हमें मिल गई। इसलिए नक्षत्र आकाश मंडल में है, इनका एक मंत्रिमंडल होता है और वर्षा आरंभ के पूर्व इनको सौंपा जाता है कि कौन नक्षत्र अब की बार मेघ का मालिक होगा, कौन नक्षत्र अब की बार कृषि का मालिक होगा, कौन नक्षत्र अब की बार वर्षा का मालिक होगा। तो इस तरह से ये नक्षत्र ही संपूर्ण धरती को और संपूर्ण धरती के मानवों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं नक्षत्रों को राशियों में बांटा गया है, इन्हीं नक्षत्रों को ग्रहों में बांट दिया गया है। इसलिए मूल में नक्षत्र हैं और फिर ग्रह हैं और फिर राशियाँ हैं। चलिए, राशियों के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ज्योतिष का एक अहम रोल है हमारे जीवन में। और आज की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लोग ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं ज्योतिष को सीखने में तो आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। राशियों के बारे में बात कर रहे थे, राशियों का क्या रोल है और अलग अलग राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या अलग अलग राशि हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव अलग अलग तरीके से छोड़ती है? जरूर जरूर जरूर। 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। ये 12 राशियां हैं। 4-4 चरण की एक राशियां बनाई गई हैं। एक नक्षत्रों का 4-4 चरण किया गया है और 9-9 चरण ले लिया गया है। एक नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। तो ये 9 चरण मिलकर के एक राशि बनती है। इस तरह से 9-9 चरणों की एक राशियां बनती हैं। तो इन राशियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फल है। यदि मेष राशि है किसी की भी, एक प्रश्न और बीच में उठेगा कि जब मेष राशि के कम से कम हजारों लोग हैं तो क्या एक ही जैसा फल होगा? ये लोग पूछ सकते हैं। ये ज्योतिष पर कोई कटाक्ष करना चाहे तो ये कहेगा कि भाई लाखों लोगों की तो एक ही राशि है और फिर एक जैसा फल क्यों नहीं है? ठीक है, एक जैसा फल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ पूर्व जन्म के हमारे संस्कार जुड़े होते हैं। जैसे आम भाषा में दही ले लीजिए। अब दही को आप स्टील के पात्र में रखिए और फिर पीतल के पात्र में रखिए, फिर तांबे के पात्र में रखिए, तो बोला तो यही जाता है कि दही खराब हो गया, लेकिन दही कभी खराब नहीं होता, पात्र खराब होता है तब दही खराब हो जाता है। चलिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको जानने की आवश्यकता है। जानेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से ही, लेकिन वक्त हमें इशारा नहीं कर रहा है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और आपसे चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।